नाज़रीन ग्रामी, कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां जाकर इंसान इबरत हासिल करता है और खौफ खाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो दिन के वक्त भी कब्रिस्तानों में जाने से घबराते हैं। मगर आज की वीडियो में हम आपको ऐसे कब्रिस्तानों के बारे में बताएंगे जिनको चंद औरतों ने फहाशी का अड्डा बना रखा था। ये कब्रिस्तान कहाँ वाक़े हैं और इनमें बदकारी का काम सरअंजाम देने वाली औरतें कौन थीं, आज हम अपनी वीडियो में यही सब कुछ बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपसे अर्ज करते चलें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और हैरत अंगेज वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर देखने के लिए मिल सकती हैं। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, पैसों के बदले जिस्म फरोख्त करने का कारोबार दुनिया का सबसे कदीम पेशा तस्लीम किया जाता है। यूं तो दुनिया की हर पेशे से ताल्लुक रखने वाली औरतें इस पेशे से वाबस्ता रही हैं, लेकिन जिस्म फरोशी के इस कारोबार को जो अरूज और इस्तेहकाम रोमन एम्पायर में हासिल हुआ वो दुनिया की किसी और तहजीब में देखने को नहीं मिलता। इस गलीज पेशे को बाकायदा रोमन सल्तनत की सरपरस्ती हासिल थी। यहाँ तक कि रोमी हुकूमत ने अपने मुल्क में बसने वाली बाजारी औरतों पर एक भारी टैक्स लगा रखा था, जो शाही खजाने में बेइंतहा इजाफे का सबब बनता था। जिस्म फरोशी रोमन मुआशरे में इस हद तक फैल चुकी थी कि वो रोजमर्रा जिंदगी के हर शोबे में भी नजर आती है। ना तो इस मुआशरे के मंदिर और दीगर मुकद्दस मकामात जिस्म फरोशी जैसे गुनाहों से आजाद थे, और ना ही कब्रिस्तान जैसे खौफनाक और खामोश मकामात इन शैतानी हथकंडों से महफूज थे। कदीम रोम में हजारों की तादाद में ऐसी लड़कियां मौजूद थी जिन्होंने हुकूमती सतह पर खुद को बतौर जिस्म फरोश औरत रजिस्टर्ड करवाया हुआ था, और ये तमाम लड़कियां अपनी कमाई का तीसरा हिस्सा रोमन हुकूमत को देने की पाबंद थी। इन जिस्म फरोश औरतों में गुलाम लड़कियां या कनीजें शामिल नहीं थी, बल्कि ये आजाद रोमन औरतें थीं जो अपना गुजर बसर करने के लिए ये अमले बद अंजाम देती थी। तारीख में मिलता है कि ये औरतें अपने घरों के बाहर बैठ जाती और हर गुजरने वाले को गलत इशारों की मदद से अपने पास बुलाती और बदकारी करने पर कायल करती, और जब कोई मर्द इनके झांसे में आ जाता तो ये उस मर्द को कब्रिस्तान ले जाती जहां ये हराम काम सरअंजाम दिया जाता। इन औरतों के बारे में कहा जाता है कि इनकी सरपरस्ती बाप, भाई या शौहर करते थे और पैसों के लालच में इन्हें ये अमल करने पर मजबूर करते थे। इन बाजारी औरतों के भी कई दर्जे थे जो इन्हें एक दूसरे से मुमताज बनाते थे, जिसमें पहला दर्जा उन खवातीन का था जिनका ताल्लुक आला खानदानों से हुआ करता था, और ये सिर्फ शाही खानदानों और हुकूमती ओहदेदारों के जेर इस्तेमाल रहती थी। जबकि दूसरे दर्जे की जिस्म फरोश औरतें मंदिरों और दीगर मुकद्दस मकामात पर पाई जाती थी। इसके अलावा तीसरे दर्जे की औरतें बाजारों में कायम काबा खानों, गर्म हमामों और सड़कों पर गश्त करती हुई पाई जाती थी, जो अपने बालों को एक मखसूस रंग से रंग लिया करती थी, जबकि इनका लिबास और जूते भी रोम की आम औरतों से मुख्तलिफ रहते थे, इसलिए इन्हें ढूंढने वाले लोग बासानी इन्हें पहचान लिया करते थे। ये जिनसी लज्जत हासिल करने का सबसे सस्ता और आसान कानूनी तरीका था, लेकिन इन तमाम खवातीन में एक बात मुश्तरक थी, और वो ये कि ये तमाम की तमाम औरतें अपनी कमाई का तीसरा हिस्सा रोम की सल्तनत को देने की पाबंद थी, और अगर वो ऐसा न करती तो रोमन फौज इन औरतों से इंतहाई जालिमाना रवैया इख्तियार करती थी। यही वजह थी कि खुराक और बनाओ सिंगार का खर्चा निकालने के बाद ये तीसरा हिस्सा इन औरतों पर इस कदर भारी गुजरता था कि अक्सर निचले तबके की खवातीन इसे अदा नहीं कर पाती थी। लिहाजा ये औरतें सरकारी नुमाइंदों से पोशीदा रहकर जिस्म फरोशी का कारोबार करती, और इन फाशा औरतों ने अपने इस अमले बद के लिए रोमन सल्तनत के कब्रिस्तानों का इंतखाब किया, जहां ये कब्रों के कतबों पर अपने भाव यानी रेट लिख देती, और फिर यहाँ मुर्दों की तदफीन के लिए आने वाले सोगवारान, कब्र खोदने वाले और दीगर राहगीर इन औरतों से फायदा उठाने लगे। प्यारे साथियों, इससे भी अजीब और शर्मनाक बात यह है कि ये जिस्म फरोश औरतें ये गंदा फेल मुख्तलिफ मकबरों में अंजाम देती थी, जिन्हें खास तौर पर इसी काम के लिए खाली किया जाता था। कब्रिस्तानों में जिस्म फरोशी के कारोबार का यह तजुर्बा इस कदर कामयाब साबित हुआ कि ऐसे कब्रिस्तान रोमन एम्पायर के दूर दराज इलाकों तक फैलते चले गए, और यहाँ रहने वाली जिस्म फरोश खवातीन दिन में पैसे लेकर मरने वाले लोगों पर आहोजारी किया करती, जबकि रात में यहाँ अस्मत फरोशी का कारोबार अपने उरूज पर रहता। कब्रिस्तानों में जिस्म फरोशी के लिए ना तो रोमी सल्तनत में अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ता था, और ना ही अपनी महदूद कमाई से एक भारी टैक्स हुकूमत को अदा करना होता था। इसलिए ये काम मजीद बढ़ता गया, यहाँ तक कि रोमन एम्पायर के कब्रिस्तान मुर्दों की तदफीन की वजह से कम और इन औरतों की वजह से ज्यादा मशहूर हो गए। रोमन फौज ने कई मरतबा अस्मत दरी के इन गैर कानूनी मराकज पर छापे मारे, लेकिन इन्हें खाली मकबरों
اور کتبوں پر لکھے اعداد کے علاوہ کچھ نہ مل سکا۔ قبرستانوں میں جسم فروشی یورپ میں اس قدر مقبول ہوئی کہ یہ وہاں کا ایک مستقل حصہ بن گئی اور رومن امپائر کے ختم ہو جانے کے بعد بھی صدیوں جاری ساری رہی، یہاں تک کہ 13ویں صدی عیسوی کے دوران جب یورپ میں طاعون کی وبا پھیلی تب مسیحی عالم نے اس وبا کو قبرستانوں میں عمل بد انجام دینے والوں پر خدا کا قہر قرار دیا، اور اس نے ان تمام عورتوں اور مردوں کو دائرۂ مذہب سے خارج کر دینے کا اعلان کیا جو اس عمل بد میں ملوث تھے۔ مسیحی پوپ کے اس اقدام سے بھی قبرستانوں اور یہاں کی بازاری عورتوں پر کوئی اثر نہ ہوا، اور قبرستانوں میں چلنے والا یہ مکروہ کاروبار موجودہ دور تک پھیلتا پھولتا رہا، یہاں تک کہ 1940 میں یورپ بھر میں ایسی عورتوں کے خلاف سخت ترین کارروائیاں انجام دی گئیں، مگر اس کے باوجود آج بھی قبرستانوں میں اس قسم کے واقعات سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ طاعون کی وبا نے دنیا کو اس قدر متاثر کیا تھا کہ مورخ مختلف روایات میں لکھتے ہیں کہ 5 کروڑ سے 20 کروڑ کے درمیان لوگ موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ وبا نہ آتی تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا، جبکہ ماہرین کے مطابق طاعون دنیا کی 30% سے 60% آبادی کو موت کے منہ میں لے گیا تھا۔ تباہی اس قدر بھیانک تھی کہ مردوں کو دفنانے والا کوئی نہیں بچا تھا، اور اس وبا کے اثرات کی وجہ سے تاریخ میں پہلی بار دنیا کی مجموعی آبادی کم ہوئی، اور دوبارہ آبادی کی اس سطح تک پہنچنے کے لیے دنیا کو 200 سال لگ گئے۔ دوستو، اگر اس عمل بد کی ابتدا کی بات کریں تو 18ویں صدی قبل مسیح قدیم بابل کے حمورابی کا قانونی، آئینی اور اخلاقی ضابطہ دنیا کا سب سے قدیم ضابطہ ہے۔ بنی اسرائیل کے ضوابط اسی سے ماخوذ ہیں۔ ضابطہ قوانین میں عدالت، کھیتی باڑی، آبپاشی، جہازرانی، غلاموں کی خرید و فروخت، آقا اور غلام کے تعلقات، شادی بیاہ، وراثت، ڈاکہ اور چوری وغیرہ سے متعلق قانون کے اصول بیان کیے گئے تھے۔ انہی میں عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے، جس کے ساتھ ساتھ جسم فروش عورتوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ سمیری تہذیب کے بارے میں ابو المورخ یرودوت اور تھوسی ڈائرز نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ وہاں جسم فروشی کو عبادت کا درجہ حاصل تھا، جس کو مقدس جسم فروشی کا نام دیا گیا تھا۔ بابل کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ وہاں کی تمام عورتیں اپنی زندگی میں معبد افرودیتی پر حاضر ہوتی اور اپنا جسم کسی بھی اجنبی کو پیش کرتی، اس سے ان کے رتبے میں اضافہ ہو جاتا۔ قدیم یونانی معاشرے میں مرد و خواتین دونوں ہی جسم فروشی کے شعبے سے وابستہ تھے۔ یہ وہ پہلی تہذیب تھی جس میں اس کو باقاعدہ طور پر پذیرائی ملی اور اس کے لیے ادارے اور قوانین بنائے گئے۔ عموماً جوان لڑکے اس کام کے لیے ایتھنز کے کعبہ خانوں میں موجود ہوتے تھے، جن میں زیادہ تر امراء یہ کام سر انجام دیتے تھے۔ زیادہ تر لڑکے غلام ہوتے تھے اور کچھ لڑکے ایسے بھی تھے جو یہ کام سیاست دانوں کے لیے